morning, students. I am your teacher Seema Narwal. Today we start our first chapter, crop production and management. Did you know about the crop? Have you see the field? आपने खेत देखा है कभी? तो खेत में कैसे क्रॉप्स उगाई जाती हैं, है ना? और क्रॉप उगाने से पहले किसान क्या क्या तैयारियां करता है और कौन कौन से वो स्टेप करता है, वो सब आज हम सीखेंगे। इससे पहले हमने अपने स्कूल के इको गार्डन की विजिट की। वहाँ पर हमने वेजिटेबल्स को देखा कि कैसे वेजिटेबल्स को उगाया जाता है, ठीक है, कैसे उन क्यारियों को तैयार किया जाता है। प्रैक्टिकली हमने देखा, आज थियोरेटिकल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा, अगर आप कभी गए हैं किसी खेत में, तो खेत में डिफरेंट टाइप के टूल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे सिकल्स, प्लग, और क्या यूज़ होते हैं, होई, खुरपी। तो these are the different tools which are used during the production या preparation of the soil for the growing of crops। कि हमें crops को उगाना है तो उसके लिए हमें different tool की मशीनें आ गई हैं। जैसे सबको पता है ट्रैक्टर, सबने ट्रैक्टर देखा होगा। पहले लोग प्लग का यूज़ करते थे, हल का यूज़ करते थे मिट्टी की खुदाई करने के लिए। आजकल ट्रैक्टर मशीनें लगी होती हैं, कल्टीवेटर, है ना। तो दीज आर द डिफरेंट टूल्स, मशीन्स विच आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रॉप्स होती क्या है, व्हाट इज़ द क्रॉप्स। अगर आपने देखा है कि जब हम किसी खेत में जाएं, तो आजकल आपने गेहूं की फसल देखी होगी, कट रही है ना। तो पूरे खेत में सारे प्लांट्स किसके होंगे, गेहूं के, वीट। तो यानी कि जब एक लार्ज स्केल पर सेम काइंड के प्लांट्स उगाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉप्स। कि पूरा खेत है तो उसमें सारे के सारे प्लांट्स किसके होंगे, उसी, जैसे मान लो हम गेहूँ उगा रहे हैं तो सारे प्लांट्स किसके होंगे, वीट के। अगर राइस की खेती कर रहे हैं तो सारे प्लांट्स किसके होंगे, राइस के। When same type of plant are grown in a same field and cultivated same time, that is known as the crop। एक जैसे प्लांट्स एक साथ उगाए जाए एक खेत में, उनको एक साथ ही ग्रो किया जाए और एक साथ काटा जाए, तो वो क्या बन जाती हैं, क्रॉप्स, ठीक है। आपको पता है इंडिया बड़ा ही वास्ट कंट्री है। यहाँ पर क्लाइमेट कंडीशन भी क्या है, डिफरेंट है। कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पर बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो अकॉर्डिंग टू सीजन, क्लाइमेट कंडीशन, रेन कंडीशन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर शोन एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इंडिया के डिफरेंट पार्ट में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं और अलग अलग सीजन में, ठीक है। इसको देखते हुए इंडिया में मेनली दो सीजन हम मान लेते हैं। एक सीजन होता है खरीफ, दूसरा होता है रबी। खरीफ और रबी दो मेन सीजन हम मानते हैं। खरीफ सीजन मेनली हमारा वो सीजन होता है जिसके अंदर जो फसल है रेनी सीजन में बोई जाती है। द फसल आर सोन इन रेनी सीजन। और रेनी सीजन इंडिया में जनरली कब होता है, जून टू सितंबर। कब होता है, जून टू सितंबर। और इसमें मेनली आपकी जो फसल आती है वो कौन सी आती है, पैडी, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन, सोयाबीन, ठीक है, और राइस। ये भी आपकी बारिश के सीजन में उगाई जाती है। देखा होगा आपने, धान लगती है जब बारिश होती है, जीरी के पौधे लगाते हुए देखा होगा आपने खेत में। तो वो खेती कॉटन, कपास, ठीक है, बाजरा, इस तरीके की मूंगफली, इस तरीके के डिफरेंट क्रॉप्स हैं जो बारिश के सीजन में उगाई जाती हैं। उनको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। क्या बोलेंगे, खरीफ क्रॉप्स। आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए इनके, कौन कौन सी होगी वो, कॉटन, राइस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, पैडी, मेज। क्लियर है।
उसके बाद आता है हमारा रबी क्रॉप्स। रबी का सीजन वो होता है जनरली जो विंटर सीजन में सोन की जाती है, ठीक है। और विंटर सीजन इंडिया में कब होता है? अक्टूबर टू मार्च। और उसमें क्या आएगी आपकी? वीट, पीस, मस्टर्ड, लाइन सीड, ठीक है। वीट, मस्टर्ड, लाइन सीड और पी, इस तरीके के डिफरेंट क्रॉप्स आर सोन इन द विंटर सीजन। इसके अलावा सम वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की क्रॉप्स हैं, दे आर ऑल्सो सोन इन डिफरेंट सीजन। आपको पता है आजकल जैसे गर्मियाँ हैं तो अब आगे मैंगो बहुत आएगा, लीची आएगी। इससे पहले हम क्या खा रहे थे? ग्रेप्स। सर्दियों में क्या आ जाते हैं? एप्पल। तो ये जो वेजिटेबल्स क्रॉप्स होती हैं ये भी डिफरेंट इंटरवल पे और डिफरेंट एरिया में ग्रोन की जाती है। तो समझ में आया क्रॉप्स क्या होती हैं कि जब लार्ज स्केल पर सेम काइंड के प्लांट्स हम ग्रो करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप्स। इवन जब हम घर में छोटी सी हमारे पास अगर कोई खाली एरिया है उसके अंदर हम क्यारियाँ बनाते हैं, ठीक है, या अपनी वेजिटेबल एरिया हम डेवलप करके सब्जियां लोग उगाते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी वही सेम प्रैक्टिस हमें करनी होती है जो एक किसान खेत में क्रॉप्स उगाते हुए करता है। क्लियर है? तो जिस किसी भी क्रॉप्स को उगाने के लिए जो मेनली स्टेप हैं, किसान जो स्टेप प्रैक्टिस करता है उनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो मेनली स्टेप उगाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और वो कौन सी होते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? सॉइल को तैयार करना पड़ता है, उसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा हमारा क्या होगा? सॉइल। तीसरा हमारा क्या होगा? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फोर्थ स्टेप इरिगेशन। फिफ्थ स्टेप प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, ये हमारे मेन स्टेप थे। ड्यूरिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस डिफरेंट स्टेप आर टेकन बाय टू ग्रोन अ क्रॉप्स। तो सबसे पहले हमारा स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या है कि फसल उगाने से पहले हमें खेत को तैयार करना पड़ता है, ठीक है। उसको तैयार करने के लिए किसान क्या है, जो फार्मर है, डिफरेंट टाइप के टूल यूज़ करता है। अगर मान लो हमारे पास छोटा खेत है तो उसमें हम क्या है, बैल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे पुराने ज़माने में ट्रैक्टर नहीं होता था, मशीनें नहीं होती थी, तो किसान बैल का यूज़ करके और उसके पीछे प्लग हो, इनका यूज़ करके अपने खेत की मिट्टी को खुदाई करता था, मतलब सॉइल को प्रिपेयर करता था। सॉइल को प्रिपेयर क्यों करते हैं? ताकि जो मिट्टी है वो आपकी सॉफ्ट हो जाए। सॉइल क्या बन जाए? सॉफ्ट। सॉफ्ट मिट्टी होगी तभी तो बीज उसके अंदर ईजिली जाएगा और उसकी जो रूट्स हैं वो पेनिट्रेट करेगी। जो सॉइल को लूज़ करना, सॉइल को लूज़ करना, सॉफ्ट करना क्या कहलाता है? टिलिंग ऑफ द सॉइल। क्या कहलाएगा? टिलिंग ऑफ द सॉइल। उसको हम टिलिंग बोलते हैं, खुदाई करना मिट्टी की। वो क्यों नेसेसरी है? क्योंकि सॉइल को लूज़ करने से उसके अंदर जो एयर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, उसके अंदर ह्यूमस क्रिएट होती है। और आपको पता है सॉइल को जब खुदाई की जाती है ट्रैक्टर से, मशीन से, कल्टीवेटर से, तो जो फसल काटी है उसका वेस्ट भी मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाता है, जो किसका काम करता है? मैन्योर का। और मिट्टी सॉफ्ट होने से उसके अंदर रेड वॉर्म, अर्थ वॉर्म, जो हमारे वॉर्म्स हैं, फार्मर फ्रेंड्स हैं, सबने देखे होंगे, जब बारिश होती है वो निकलते हैं, वो भी क्या करते हैं? मिट्टी को लूसन करने में और उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं।
तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होता है, टू प्रिपेयर द सॉइल। हमें सॉइल को प्रिपेयर करना होता है। ऐसा नहीं है कि खेत है, हमने गए और वहाँ पर बीज बो दिया और फसल उग जाएगी, ऐसे फसल नहीं उगेगी। सबसे पहले हम मिट्टी को स्मूथ करेंगे, लूज करेंगे, सॉफ्ट करेंगे, तब जाके हम पूरे खेत को तैयार करेंगे। उसके अलावा क्या होता है, खेत ऊंचा नीचा भी हो सकता है आपका फील्ड, तो उसके लिए मशीनें होती हैं। एक भारी सा लकड़ का वो बना होता है, उसको बोलते हैं लेवलर। उसको ट्रैक्टर के पीछे बांध के पूरे खेत को एक जैसा किया जाता है, क्योंकि जब हम उसके अंदर बीज बोएंगे, बीज के बाद उसमें पानी जब दिया जाएगा ताकि सारे प्लांट्स को पानी एक जैसा मिले। अगर हमारा खेत कहीं से ऊंचा हो, कहीं से नीचा हो, क्या प्लांट्स को इक्वली पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो हमें खेत को क्या करना पड़ेगा, एक जैसा करना पड़ेगा, लेवल करना पड़ेगा, ताकि सारे प्लांट्स उगने के बाद उनको इक्वल अमाउंट में क्या मिले, खाद भी मिले, फर्टिलाइज़र, मैन्योर, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, या जो भी हम दवाई वगैरह छिड़केंगे तो उसको इक्वल अमाउंट्स में मिले। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए सॉइल की खुदाई करनी पड़ती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं लूजनिंग एंड टिलिंग ऑफ द सॉइल। इसको हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक में देखो, पहले किसान प्लग, हल का यूज़ करता था। फिगर देखो 1.1 प्लग दिखाया था ये कल। हाँ, ये आपका क्या होता है, जो प्लग होता है लकड़ी का एक लंबा सा डंडा होता है, उस पर एक लोहे का बड़ी तीखी सी लगी होती है, उसको बोलते हैं प्लग शेयर, और लकड़ी वाले डंडे को बोलते हैं प्लग शाफ्ट। क्या बोलते हैं, प्लग शाफ्ट। जब ट्रैक्टर नहीं था तो किसान इसका यूज़ करता था फॉर लूजनिंग देयर सॉइल। ठीक है, अपनी सॉइल को लूज करने के लिए, फॉर प्रिपेयरिंग देयर सॉइल। तो इसके अंदर क्या, ये टाइम कंज्यूमिंग था, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती थी, मेहनत भी ज़्यादा लगती थी। आजकल किसान किसका यूज़ करते हैं, दूसरी मशीनों का, ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर के पीछे ये मशीन लगी हुई है, इसको बोलते हैं कल्टीवेटर। अब मशीन है, ट्रैक्टर है, आपको पता है ट्रैक्टर एक मशीन है जो कई इंसानों का काम और बैल का काम बहुत कम समय में और जल्दी से कर देते हैं, जिससे टाइम की भी बचत होती है और एनर्जी की भी, और उसका जो काम किया हुआ है उसकी क्वालिटी भी क्या होती है, अच्छी होती है। क्लियर है। तो आजकल किसान मशीनों का यूज़ करते हैं सॉइल को प्रिपरेशन करने के लिए, वो है हमारा कल्टीवेटर। क्या है, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर देखा होगा। तो पहला स्टेप हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जब अब हमारा खेत तैयार हो गया है, अब उसके अंदर हमने बीज को बोना है, तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा, सोइंग। बीज बोना क्या कहलाता है, सोइंग। अब ऐसा तो नहीं है खेत तैयार है और बीज लिए हमने खेत में बो दिए, उसके लिए हमें अच्छी क्वालिटी के सीड को सिलेक्ट करना पड़ता है। फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स। एट योर होम यू सी दैट बिफोर कुकिंग, आपने पल्सेस दालें देखी होंगी, ठीक है। वी सोक द पल्सेस या ग्रेन इन द वाटर, जैसे राजमा, छोले, ठीक है, या पल्सेस दालें, हम क्या करते हैं उसको वाटर के अंदर सोक कर देते हैं, भिगो देते हैं, ठीक है। उसके अंदर कुछ राजमा के दाने, कुछ छोले जो होते हैं हमारे, या आप कह सकते हैं दाल के जो दाने होते हैं ऊपर फ्लोट करते हैं। इसका मतलब दे आर डैमेज, अंदर से वो खोखले हैं। जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं दे आर सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाते हैं। जो अंदर से खोखले और बैड क्वालिटी होती है, जो ख़राब होते हैं, वो ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट, तो उनको हम पानी से अलग कर लेते हैं। तो किसान भी इसी तरीके से क्या करता है, बीज बोने से पहले, बिफोर सोइंग, ठीक है, सिलेक्ट द गुड क्वालिटी ऑफ सीड, क्योंकि अगर हम अच्छी क्वालिटी के बीज बोएंगे तो क्रॉप की प्रोडक्शन भी क्या होगी, अच्छी, तो अच्छी फसल उगेगी और उससे प्रोडक्शन भी क्या होगी, अच्छी। अगर हमने बीज ही उसके अंदर मान लो कचरा ज़्यादा है, ठीक है, अनवांटेड सीड ज़्यादा है, और जो सीड डैमेज हैं उनको ग्रो करेंगे, उनको बोएंगे, सो करेंगे, तो हमारे जो प्लांट्स होंगे वो वीक होंगे और हमारी जो क्रॉप होगी वो अच्छी क्वालिटी की हमें नहीं मिलेगी और प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, लेस, ठीक है। तो सेकंड
स्टेप हमारा सोइंग से पहले क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सीड। तो उसके लिए किसान डिफरेंट मेथड यूज़ करता है। पहले सीड को भिगो देता है, सोंग करता है, और उसमें से जो अच्छी क्वालिटी के सीड हैं दे सेटल डाउन, एंड जो बैड क्वालिटी के और जो अंदर से क्या होते हैं खोखले और डैमेज, दे फ्लोट ऑन द वाटर। तो इस तरीके से वो सिलेक्ट कर लेता है। इसके अलावा आजकल बाज़ार में हाइब्रिड बीज भी मिलते हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं, तो किसान उस हाइब्रिड सीड का भी यूज़ कर लेता है, जिससे अच्छी क्वालिटी के बीज उसको मिल जाते हैं और फिर वो अपनी फसल को उगा सकता है। क्लियर है? तो उसको HYS मतलब कि हाई क्वालिटी सीड बोलते हैं, HY सीड बोलते हैं उनको, ठीक है, हाई क्वालिटी सीड। इनके ऊपर ऑलरेडी वो केमिकल्स भी लगे होते हैं ताकि कोई इनको बैक्टीरिया, फंगस या ड्यूरिंग द सोन कुछ उनसे उसकी प्रोटेक्ट करते हैं, और ताकि प्लांट्स क्या होगी आपका हेल्थी। अब थर्ड स्टेप क्या है, सोइंग के लिए भी किसान को टूल यूज़ करने पड़ते हैं। तो पहले किसान क्या करता था, हाथ से ऐसे खेत में छिड़काव करता था बीज का और अपनी फसल को बो देता था। उसके बाद किसान ने क्या यूज़ करना शुरू किया, हो। एक हो होता है, उसके ऊपर एक कीप की तरह ऐसे लगी होती है, ऐसे इसके ऊपर से ऐसे सीड वो डालता था और बैल के पीछे पीछे ही चलती थी और आपके बीज वो बोता जाता था। इसको सीड ड्रिल बोलते हैं। आजकल मशीन लगी होती है, जैसे कल्टीवेटर है तो अलग अलग सीड ड्रिल, बहुत बड़ी मशीन होती है, उसमें ऐसे पाइपें लगी होती है, उसको सीड ड्रिल बोलते हैं। सारे बीज जो सीड है उसके अंदर भर दिए जाते हैं, आगे आगे ट्रैक्टर चलता है और पीछे पीछे बीज बोता चला जाता है, तो उसको बोलते हैं सोइंग। क्या बोलेंगे? सोइंग। तो सोइंग के लिए भी डिफरेंट टूल यूज़ किए जाते हैं। पहले ज़माने में जो टूल यूज़ होते थे उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल टूल। उसमें बैल और हो की सहायता से किसान अपने खेत में बीज बोता था। आजकल मशीनें आ गई हैं तो उस मशीन का नाम होता है सीड ड्रिल। क्या होता है? सीड ड्रिल। अब हमने खेत को तैयार किया, उसके अंदर बीज बो दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब प्लांट्स उगने शुरू करेंगे तो उनको ज़रूरत पड़ेगी न्यूट्रिएंट्स की। प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। तो प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से। और सॉइल के अंदर नेचुरली क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। पर जब हम बार बार किसी क्रॉप को उगाते हैं किसी फील्ड में, तो सॉइल के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। ठीक है, तो उस कमी को हम कैसे पूरा करेंगे? या तो उसके अंदर मैन्योर डाल देंगे, कंपोस्ट खाद, या फिर उसके अंदर हम इनऑर्गेनिक खाद डाल सकते हैं जो फैक्ट्रियों में बनती है, उसको बोलते हैं फर्टिलाइज़र। और एक खाद जो हम घरों में बनाते हैं एनिमल वेस्ट से, प्लांट के वेस्ट से या किचन वेस्ट से, उसको हम बोलते हैं कंपोस्ट या मैन्योर। उसको डालने से क्या है, वो सॉइल के अंदर क्या ऐड कर देगा? न्यूट्रिएंट्स। और प्लांट्स को अगर अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो उस प्लांट्स की ग्रोथ क्या होगी? अच्छी होगी। हेल्दी प्लांट होगा तो प्रोडक्शन भी क्या होगी? ज़्यादा। तो मैन्योर क्या हो गया? मैन्योर तो वो है जिसको हम घर में प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी किसान क्या करता है, उसका एनिमल वेस्ट होता है या उसका एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, किचन का वेस्ट होता है, तो वो उसको खुले एक गड्ढे में डाल लेता है, पिट में गड्ढा खोद के डाल देता है और उसके अंदर सूखे पत्ते या सूखा जो भी उसका भूसा होता है वो डाल देता है। ड्यू टू अर्थवॉर्म, जो अर्थवॉर्म होते हैं, रेड वॉर्म्स होते हैं, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कंपोस्ट में। फिर किसान उसको समय समय पर अपनी क्रॉप में मिक्स करता रहता है, हाथ से या मशीनों के द्वारा, और सॉइल से उनको क्या मिल जाएंगे? न्यूट्रिएंट्स। उसके अलावा क्या है, आजकल यूरिया, आपको मैंने वीडियो में भी दिखाया था ना यूरिया कैसा होता है। फैक्ट्रियों में जो खाद बनती है तो वो उसमें NPK, 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं आपके, इनको हम बोलते हैं मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं NPK। N का मतलब होता है नाइट्रोजन, P का मतलब होता है पोटेशियम,
सॉरी, पी का मतलब होता है फॉस्फोरस, के का मतलब होता है पोटेशियम। ये मेन 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। इनको बोलते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये प्लांट्स को हम इनऑर्गेनिक साल्ट से देते हैं। ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जैसे यूरिया वगैरह हो गया और आपका अमोनियम वाला साल्ट होता है, इस तरीके के डिफरेंट टाइप के सॉल्ट होते हैं, खाद्य होते हैं जो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, उनको ऐड कर दिया जाता है तो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। ठीक है, उस खाद में क्या होगा, नाइट्रोजन ही होगा, फास्फोरस वाले खाद में फास्फोरस ही होगा, पोटेशियम वाले खाद में क्या होगा, पोटेशियम ही होगा। जैसे मैन्योर है, मैन्योर में सारी चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और वो क्या करते हैं, ह्यूमस भी प्रोवाइड करते हैं। वो फ़ायदेमंद है, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जबकि इनऑर्गेनिक साल्ट जो हमारे फैक्ट्रियों में बनने वाले होते हैं, ये केमिकल से बनते हैं तो इनके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो मैन्योर इज़ बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स। फर्टिलाइज़र क्या है, दे डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को ये कम कर देते हैं। आपका क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट निकालो। देखो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। फर्टिलाइज़र क्या है, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जिसको फैक्ट्री के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। और मैन्योर क्या है, मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है विच इज़ मेड एट होम या इन द फील्ड बाय द वेस्ट ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और एग्रीकल्चर वेस्ट, उससे बनेगा। जो इनऑर्गेनिक साल्ट है यानी कि फर्टिलाइज़र है, इसको हम फैक्ट्रियों में बनाते हैं, जबकि मैन्योर और कंपोस्ट को हम एट होम और इन द फील्ड वी कैन प्रिपेयर इट सेल्फ, हम खुद भी उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र सॉइल को कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता। ह्यूमस का मतलब होता है नमी। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करेगा, जबकि जो हम देसी खाद डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, इट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। वो सॉइल को क्या प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमस, नमी रहती है जिससे प्लांट हेल्दी ग्रो करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये ज़्यादा मात्रा में होते हैं। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स बट दे डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इफ़ वी कॉन्टीन्यूसली यूज़ द मोर फर्टिलाइज़र। अगर हम लगातार ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। बट ह्यूमस आर लेस इन न्यूट्रिएंट्स, उसमें न्यूट्रिएंट्स लेस होते हैं बट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल एंड आल्सो इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ह्यूमस के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा चाहे कम हो बट वो सॉइल को क्या है, नमी प्रोवाइड करेंगे, ह्यूमस प्रोवाइड करेंगे और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि उसके अंदर अच्छे प्लांट्स ग्रो करेंगे। तो क्लियर है बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, समझ में आ गया। यह आप एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हो। सभी बच्चों ने क्या करना है, थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, प्लास्टिक की कोई भी एक बोतल लो, उसके अंदर मिट्टी डालो, उस मिट्टी को थोड़ा सा गीला करो, फिर उसमें किचन वेस्ट डाल दो, ऊपर से थोड़े से सूखे पत्ते, फिर मिट्टी और उसको हल्का सा गीला कर दो। ठीक है, तो फिर उसको आपने रख देना है हफ्ते 10 दिन के लिए। बीच बीच में मिट्टी को आपने क्या करना है, गीला करना है। या कोई गड्ढा हो आपके घर में, कोई क्यारी हो, खाली एरिया, वहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। बीच बीच में हमने मिट्टी को क्या करना है, गीला करते रहना है। तो क्या हो जाएगा, मिट्टी में आपको पता है अर्थवॉर्म होते हैं, तो आपका जो किचन वेस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंपोस्ट में। आप कर सकते हैं ये एक्टिविटी। हाँ, तो सब बच्चों ने अपने घर पे कंपोस्ट बनाना है, इसमें टाइम लगेगा। और आपकी जो एक्टिविटी रहेगी, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन की फ़ोटो खींच के रखनी है कि डे 1 पे ये था, डे 2 पे ये है, 3, 4 इस तरीके से। क्लियर है, ये आपकी एक्टिविटी है इस चैप्टर से, सभी बच्चों ने इसको करनी है और मुझे उसकी फ़ोटोग्राफ्स के साथ आपने रिकॉर्ड सबमिट करवाना है। क्लियर। तो हमारा थर्ड स्टेप था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, सबको समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट। नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा इरिगेशन।
फील्ड को तैयार किया, फिर हमने उसमें बीज बो दिया, फिर हमने क्या किया, प्लांट की ग्रोथ के लिए उसमें क्या ऐड कर दिया, मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। अब प्लांट्स को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वाटर। तो प्लांट्स को पानी देना क्या कहलाता है, इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, वाटरिंग द प्लांट्स आफ्टर अ इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज इरिगेशन। कि समय समय पर कुछ समय के बाद हमने क्रॉप को, अपनी फसल को क्या करना होता है, पानी देना होता है, उसको हम बोलते हैं इरिगेशन। क्या बोलेंगे, इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या है, डिफरेंट तरीके से होती है। आजकल आपने देखा होगा नहरें हैं, तो नहरों से इरिगेशन करते हैं। ट्यूबवेल लगे हुए हैं, बिजली के ट्यूबवेल हैं, बटन ऑन करो, पाइप दबी होती है, फटाफट खेत में पानी पहुंच जाता है ना। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले किसान ट्यूबवेल से खेती करता था, यानी कि बैल की सहायता से वो पानी निकालता था, जिसको बोलते थे राहट, मोट। आपकी बुक्स निकालो, ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल का मतलब जो पहले यूज़ किए जाते थे, ट्रेडिशनल मेथड है मोट। इसमें किसान क्या कर रहा है, ये मटका सा दिखा है, वेल से पानी निकाल रहा है और उसके थ्रू वो क्या कर रहा है, खेत में पानी दे रहा है, इसको बोलते हैं मोट। दूसरा चेन पंप, एक पंप लगा होता था, चेन के थ्रू ऐसे घूमता था और उससे खेत में वेल से पानी निकलता था और पानी दिया जाता था, वो मेथड था आपका चेन पंप। डेकली भी इसी टाइप का मेथड था, जिसे वेल से पानी निकालने में यूज किया जाता था। राहट, जिसमें बैल है, ऑक्शन है, उसकी सहायता से किसान अपने खेत में पानी देता था। दीज आर द ट्रेडिशनल टूल। आजकल आपको पता है मॉडर्न मेथड कौन से इरिगेशन के, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल इरिगेशन। ठीक है, स्प्रिंकल का मतलब होता है फुहारों से खेती की जाती है। अब उसका फ़ायदा क्या है, एक तो पानी भी कम लगता है और सभी प्लांट्स को क्या है, पानी मिल जाता है। उसमें क्या है, फील्ड में जगह जगह आपके क्या लगे होते हैं, जो पाइप्स होते हैं उनके कनेक्शन कर दिए जाते हैं। फुहारे देखा है, स्प्रिंकल, तो फुहारे जैसे ही पाइप का प्रेशर आएगा वो पानी ऐसे बिखर जाएगा और सारे खेत में पानी फैल जाएगा। उससे क्या होगा, पानी की भी बचत होती है और समय की भी बचत होती है और प्लांट्स को पानी भी मिल जाता है। उसको बोलते हैं, आप पॉज कर दी थी, स्प्रिंकल मेथड। ये हमारा कौन सा है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, आपकी बुक में देखो स्प्रिंकल मेथड दिख रहे हैं कि जगह जगह पर आपके स्प्रिंकल फुहारे लगे होते हैं, उनको खोल दिया जाता है और पूरे खेत में पानी बिखर जाता है और पानी की भी बचत होती है और समय की भी, और सभी प्लांट्स को क्या मिल जाता है, वाटर। उसके बाद है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन मेनली वहाँ जो आपके वेजिटेबल्स या कह सकते हैं आपके फ्रूट्स की जहाँ खेती की जाती है, जैसे आपको पता है किन्नू बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, मैंगो यानी कि पपीते, जहाँ पर क्या है कि प्लांट्स, जो ट्री होता है ना, उसकी जड़ों के अंदर, रूट्स के अंदर ड्रिप लगा दी जाती है पानी की और वहाँ से उसको क्या मिलता रहेगा, पानी समय समय पर। उससे बहुत पानी बचता है। जहाँ पानी की कमी हो तो इस मेथड का यूज कर सकते हैं। और पर्टिकुलर प्लांट्स की रूट्स में पानी जाएगा तो प्लांट्स की ग्रोथ भी क्या होगी, अच्छी होगी। तो दीज आर द टू मॉडर्न मेथड, स्प्रिंकल मेथड एंड ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के जो मेथड है, आपने ये वाली एक्टिविटी भी करनी है और बुक में उनके डायग्राम बनाने हैं या आपने पिक्चर को पेस्ट करना है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपने यहाँ तक चैप्टर को रीड करके आना है। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपने इस चैप्टर को रीड करना है अच्छे से और एक्टिविटी करनी है। थैंक यू।